हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जसलैन। सो बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की हिंदी का जू चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर को डॉक्टर आनंद यादव जी ने लिखा हुआ है और इस चैप्टर में उन्होंने बताया है एक छोटे से बच्चे की, गांव के बच्चे की एक कहानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस स्टोरी को बिना किसी देरी के। जूझ। तो आइए जानते हैं कि जूझ किसकी कहानी है और इसमें क्या बताया गया है बेटा। तो जूझ में क्या होता है, जूझ एक बच्चे की कहानी है। दरअसल ये जिन्होंने लिखा है, जिसके जो लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव, उन्हीं की आत्मकथा है। उन्हीं ने अपने बारे में इसमें बताया है, उन्हीं के उपन्यास की ये एक कथा है जिसमें क्या होता है कि वो जो उनके पिता होते हैं वो उनसे सारा खेत का काम करवाते हैं। वो गांव का एरिया है तो जितना भी खेत का काम होता है वो लेखक से करवाते हैं, आनंद जी से करवाते हैं। लेकिन उनको क्या होता है कि स्कूल जाना बहुत पसंद होता है, उन्हें पाठशाला जाना बेहद पसंद होता है, उन्हें पढ़ना पसंद होता है। लेकिन उनके पिताजी को पसंद नहीं होता है, इसलिए वो पाठशाला पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तो शुरुआत ऐसे होती है स्टोरी की कि कुछ हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो लेखक होते हैं, जो बच्चा होता है, वो अपनी माँ के साथ, गांव में क्या होता है गोबर से कंडे बनाते हैं ना, तो वही जो लेखक होते हैं वो अपनी माँ के साथ कंडे बना रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि कंडे बनाते बनाते वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे पाठशाला जाना है, मुझे पाठशाला जाना बहुत पसंद है, आप पिताजी से बात करिए और उनसे कहिए कि मुझे पाठशाला जाने की आज्ञा दें। तो उनकी जो माँ होती हैं वो कहती हैं कि तुम जानते हो अपने पिताजी को, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो तुम्हें पाठशाला नहीं जाने देंगे, ये कहते हैं। तो जो लेखक होते हैं अपनी माँ की इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उनकी माँ ये कहती हैं कि वो उनके साथ हैं। उनकी जो माँ होती हैं वो उनकी पाठशाला जाने की इच्छा के उनके साथ होती हैं। वो कहती हैं हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन जो उनके पिता होते हैं वो उनको पाठशाला नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको सारा खेत का काम वो स्वयं करना नहीं चाहते हैं। तो अगर लेखक पाठशाला चले जाएंगे तो खेत का काम कौन करेगा, इसलिए वो उनको पाठशाला नहीं जाने देते हैं। फिर क्या होता है बच्चों कि जो आनंदा जी होते हैं वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि दत्ता राव जी से मेरे पढ़ने की बात करें। क्योंकि जो दत्ता राव जी होते हैं, जो लेखक के पिता होते हैं, उनकी कोई भी बात टालते नहीं, उनकी हर बात मानते हैं। इसलिए वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आप दत्ता राव जी से बात करिए तो वो मुझे परमिशन दिला देंगे पढ़ने की, पाठशाला जाने की। वो समझाएंगे दादा को, उनके पिताजी को समझाएंगे वो, और उनको पाठशाला जाने को मिल जाएगा। फिर क्या होता है, उसी दिन रात में वो दोनों माँ बेटे क्या होता है कि दत्ता राव जी के पास जाते हैं और उन्हें फरियाद लगाते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो लेखक के पिता हैं वो इनको पाठशाला नहीं जाने देते हैं और पूरा दिन रखमाबाई के कोठे पर गुजार देते हैं। तो क्या आप उनको समझाइए। वो सारा दिन आनंदा को खेत में काम करवाते हैं, उसे पाठशाला नहीं जाने देते हैं। इस पे दत्ता जी को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को आश्वासन दिलाते हैं कि ठीक है, आप लोग घर जाइए, मैं जो लेखक के पिता हैं उनको समझाऊंगा। तो फिर क्या होता है, वो दोनों घर चले जाते हैं। उसके बाद दत्ता जी जो होते हैं वो लेखक के पिता को बुलाते हैं। लेखक के पिता बड़ा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत आदर की बात होती है कि दत्ता जी ने उनको बुलाया है। तो दत्ता जी के बुलाने के वजह से वो दत्ता जी के पास चले जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद क्या होता है, लेखक भी दत्ता जी के घर पहुंच जाते हैं। तो दोनों जब बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत में ही लेखक, आपकी बुक्स में लाइन दी गई है, जो दत्ता जी होते हैं वो लेखक से पूछते हैं, क्यों रे, किस क्लास में पढ़ता है तू, किस कक्षा में पढ़ता है तू। तो जो लेखक होते हैं वो कहते हैं कि मैं 5वीं में पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ। तो दत्ता जी पूछते हैं क्यों, अब क्यों नहीं पढ़ते हो। तो वो कहते हैं कि ये दादा जो हैं ये मुझे पढ़ने नहीं जाने देते, ये मुझसे खेत में काम करवाते हैं। तो दत्ता जी को बड़ा ही गुस्सा आता है और कुछ ऐसे लाइनें हैं वो दादा से, लेखक के पिता से कहते हैं कि क्यों रे, तू अपनी लुगाई मतलब पत्नी और बच्चे से काम करवाता है, काम में जोत के रखता है और खुद इधर उधर आवारा सांड की तरह घूमता है। वो ये लाइनें आपकी बुक्स में हैं। वो ये कहते हैं दादा से कि तुम तो पूरे दिन ऐसे ही घूमते रहो बेफालतू, और अपनी पत्नी और अपने बच्चे से काम करवाते हो, उसको स्कूल नहीं जाने देते हो। तो क्या होता है, इतनी बात सुनकर दत्ता जी की लेखक के जो पिता होते हैं वो मान तो जाते हैं कि ठीक है तुम पाठशाला जाओ, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाठशाला जाने के पहले तक तुम पूरा काम करोगे खेत में और पाठशाला से आने के बाद भी पूरा काम करोगे। तब वो तैयार होते हैं, लेकिन मन उनका अभी भी नहीं होता है लेखक को पाठशाला भेजने के लिए।
इसके बाद क्या होता है, जो लेखक के पिता होते हैं वो लेखक से कहते हैं कि अगर तू किसी दिन मुझे खेत में ना दिखा और गांव में दिखा तो उस दिन मैं तुझे बहुत पिटाई लगाऊंगा उस दिन तेरी, इसलिए और उसी दिन से तेरा पाठशाला जाना बंद कर दूंगा। तो लेखक जो होते हैं, जो आनंदा होते हैं, वो उनकी सारी बातें मंजूर कर लेते हैं और अगले ही दिन से उनका पाठशाला जाना शुरू हो जाता है। वो भूख प्यास धूप छाँव सब कुछ भूलकर बिल्कुल किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए पाठशाला जाना शुरू कर देते हैं। और उनको खेतों की कड़ी धूप से ज़्यादा अच्छी लगने लगती है मास्टर जी की मार, मास्टर जी की छड़ी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है खेतों में काम करने से। फिर क्या होता है, जो उनकी जितनी भी कड़ी धूप होती है, दोपहर होती है, वो पूरी छाँव में बीत जाती है पाठशाला की, और उसके बाद शाम को वो फिर से अपने खेतों में काम करने जाने लगते हैं। लेखक क्या होता है कि लेखक की कक्षा में खाली 2 ही उनके जान पहचान के लड़के होते हैं, बाकी जो उनकी उम्र के लड़के होते हैं वो अगली कक्षा में पहुंच गए होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, लेखक ने पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, तो लेकिन पढ़ाई उनकी फिर से 5वीं क्लास से ही शुरू होती है। तो जो उनके साथी होते हैं वो तो आगे कक्षा में पहुँच चुके होते हैं, लेकिन जो लेखक होते हैं वो अभी भी 5वीं में ही पढ़ रहे होते हैं। तो उनकी कक्षा में एक बच्चा होता है, बहुत ही शरारती बच्चा। हर क्लास में होता है ना, हमारी क्लास में बहुत कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो टीचर को बिल्कुल परेशान करके रख देते हैं। वैसे ही उनकी कक्षा में भी एक बच्चा था जिसका नाम था चहड़ाव, जो कि बहुत ही शैतान था। वो लेखक को बहुत चिढ़ाया करता था कि तुमने फिर से इसी क्लास में पढ़ रहे हो, ऐसे उनको बहुत चिढ़ाया करता था। और उनका जो गमछा, एक दिन क्या हो रहा था कि उनका गमछा लेकर, जो गमछा होता है डालते हैं वाइट कलर का, वही उनका गमछा लेकर इधर उधर फेंक रहा था। इतने ही में जो उनके जो मास्टर जी होते हैं वो आ जाते हैं। तो मास्टर जी देखकर पूछते हैं कि कौन कर रहा है ये। जब उनको पता चलता है कि ये सारा काम, ये सारी शरारत चहड़ाव की है, तो चहड़ाव को खूब लताड़ते हैं, खूब पिटाई लगाते हैं, उसकी खूब मार लगाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो आनंदा होता है वो उसके बाद भी जो बाकी बच्चे होते हैं वो आनंदा को उसकी कहीं धोती खींचकर ऐसे चिढ़ाते हैं। तो लेकिन वो फिर भी आनंदा हिम्मत नहीं हारते हैं और वो पाठशाला जाना बिल्कुल भी बंद नहीं करते हैं। सबके चिढ़ाने के बावजूद भी वो पाठशाला जाते हैं और वहाँ जाकर पढ़ते हैं। पाठशाला में एक मंत्री नामक गणित के मास्टर थे, जो कि क्या करते थे, और टीचरों की तरह छड़ी का उपयोग नहीं करते थे मारने के लिए, बल्कि वो जो शरारती बच्चे थे उनकी कमर में घूंसा मारा करते थे। हर टीचर का अलग तरीका होता है ना मारने पीटने का, जिससे बच्चे डरे। तो बच्चे उनसे बहुत डरते थे, कोई भी उनकी कक्षा में शोर नहीं मचा सकता था, शरारत नहीं कर सकता था। तो क्या होता था कि उनकी पाठशाला में, उसकी कक्षा में आनंदा की एक बच्चा भी था, वंशल पाटिल नाम का, जो कि दुबला पतला शरीर का था लेकिन बहुत ही होशियार था पढ़ने में। उसके जितने भी गणित के सवाल होते थे वो सारे सही जाते थे, अक्सर सही जाते थे। तो क्या होता था, लेकिन अभी क्या है, आनंदा पढ़ाई छोड़ चुका होता है, गलती करी होती है उसने पढ़ने की, इसलिए वंशल पाटिल अभी भी उससे उम्र में छोटा होता है लेकिन होशियार होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मॉनिटर बनाया जाता है वो आनंदा को ही बनाया जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आनंदा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, उसको गणित समझ में आने लगती है। और फिर धीरे धीरे जो बंसल पाटिल और जो आनंदा होते हैं वो अच्छे मित्र बन जाते हैं। जो मास्टर होते हैं वो भी उनको आनंदा कहकर पुकारने लगते हैं। और जो एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो संबंध होता है वो अच्छा उनके बीच में होने लगता है। टीचर उसको अच्छा समझने लगते हैं। और टीचर होता है ना, कोई टीचर समझता है कि बच्चा अच्छा है, तो ऐसे वो टीचर जो होते हैं वो आनंदा को अच्छा होशियार समझने लगते हैं, क्योंकि उसे गणित आने लगती है, वो पढ़ाई में अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि वो ख़राब कब होता है, जब उसने 1 साल पढ़ाई छोड़ चुका होता है वो, लेकिन अब पढ़ाई शुरू हो गई है उसकी, तो पढ़ने में वो अच्छा हो जाता है पढ़ते पढ़ते। फिर क्या होता है, उस पाठशाला में एक जो होते हैं नवा सौंदलेकर मराठी के टीचर होते हैं, जो कि मराठी कविताएं सुनाया करते हैं। और कविता सुनाते सुनाते वो खुद भी उन कविताओं में डूब जाया करते हैं। इतनी अच्छी तरीके से वो कविता सुनाते हैं कि पूरी कक्षा तो डूब ही जाती है और वो भी उस कविता में एकदम मुग्ध हो जाते हैं, डूब जाते हैं बिल्कुल। जो मराठी लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक तो सुरीला गला होता है, उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो कविताएं होती हैं वो उनको कंठस्थ होती हैं। हिंदी की और इंग्लिश की दोनों कविताएं उनको बहुत अच्छे से आती हैं। और जब वो कविताएं सुनाते हैं तो उनको गाकर ही नहीं बल्कि कविता सुनाते सुनाते अभिनय भी करते हैं। और लेखक उनको इतनी ध्यान से सुनते हैं, अपने हाव भाव उनके कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो भी वो हाव भाव दिखाते हैं अभिनय करते हुए वो सब कॉपी करते हैं और उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनको वो कविताएं अच्छी लगने लगती हैं
और क्या होता है, जब भी वो खेतों में काम करते हैं तो उन्हें अकेलापन अब महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी जो कविताएं होती हैं उनको उन्हीं की तरह, जो उनके टीचर हो रहे थे मराठी, उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते हैं, उनको गाते हैं और साथ में अभिनय भी करते हैं। तो उनका जो अकेलापन होता है वो ऐसे दूर हो जाता है, उनका कट जाता है पूरा दिन, और उनको पता ही नहीं चलता है कि कब अगर क्यारियों में पानी लगा रहे होते हैं तो क्यारियों में पानी भी लग चुका होता है, और कविता गाते ही गाते। इसके बाद क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो खुद भी कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। वो कविताएं लिखते हैं और अपने स्कूल में जाके, पाठशाला में, अपनी कक्षा में सुनाते हैं। तो जो टीचर होते हैं मराठी, वो उनको शाबाशी देते हैं और वो उनको बताते हैं कि कविता को कैसे लिखना चाहिए, कैसे कविता सुंदर बनती है, ऐसे बताते हैं। और लेखक उनका ध्यान रखते हैं और कविताओं को और सुंदर लेखन करते हैं। अगर उनकी कविता क्या होता है, संडे को यानी रविवार को अगर लिख जाती है, उसके बाद वो अपने मास्टर को सोमवार को सुनाने आते हैं, उनको सुनाते हैं। और लेखक जो होते हैं वो अपनी कविताओं को बिल्कुल उन्हीं की तरह गाकर और उसका अभिनय करके उनको सुनाते हैं, तो उनको बड़ी ही खुशी होती है। इसी तरह क्या होता है, लेखक अपने जीवन में जो उनका जो प्रोफेशन होता है लेखन का, उसमें आगे बढ़ जाते हैं इन्हीं मराठी टीचर की वजह से, जिससे उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बच्चों, यहीं पर चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।